जय हिंद। कांग्रेस रूल के दौरान प्रोविंसेस में क्या कामकाज किया गया उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सिविल लिबर्टीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स के बारे में। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक तो देखेंगे कि लेबर के प्रति कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का एटीट्यूड कैसा था, दूसरा हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स के बारे में, और फाइनली ये जो कांग्रेस रूल प्रोविंसेस में रहा इसको हम इवेल्युएट करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। इन जनरल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का लेबर के प्रति एटीट्यूड कैसा था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की बेसिक अप्रोच ये थी कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को एडवांस करना है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। और ये इंटरेस्ट आगे कैसे बढ़ेगा? इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करके वर्कर्स के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है और इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करना है। और इंडस्ट्रियल पीस कैसे प्रमोट होगा? बाय रिड्यूसिंग स्ट्राइक्स एज फार एज पॉसिबल, कि स्ट्राइक्स को जितना हो सके उतना कम करना है। और स्ट्राइक्स कम कैसे होंगी? बाय प्रमोटिंग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को प्रमोट किया जाएगा, मीडिएशन को प्रमोट किया जाएगा, बातचीत के तौर तरीकों को प्रमोट किया जाएगा। एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा, प्रॉपर मैकेनिज्म, जिसके थ्रू आर्बिट्रेशन को प्रमोट किया जाएगा कि पहले अगर आपकी कोई समस्या है तो बातचीत के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर जाना है स्ट्राइक करने के लिए। तो इन जनरल बेसिक अप्रोच क्या थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करना है। और ये पीस कैसे प्रमोट होगा? बाय रिड्यूसिंग स्ट्राइक्स एज फार एज पॉसिबल। और स्ट्राइक्स कैसे रिड्यूस होंगी? बाय प्रमोटिंग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कोशिश ये भी की गई कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको थोड़ा बेहतर किया जाए, और वर्कर्स को जो वेजेस मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, उसको बढ़ाया जाए। मिनिस्ट्रीज इवन ये भी कोशिश करेंगी कि जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियन की प्रोटेस्ट होती हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कंसीडर किया जाए, लेकिन पहले कोशिश ये की जाए कि बातचीत के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू इनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन अगर बातचीत के थ्रू समाधान नहीं होगा तो फिर इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कंसिडर किया जाएगा। ये जो अप्रोच है मीडिएशन की, ये जो अप्रोच है बातचीत की, ये लार्जली सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन ये बॉम्बे में सक्सेसफुल नहीं रहेगी, बिकॉज बॉम्बे में थोड़ा मिलिटेंट ट्रेड यूनियन की जो प्रोटेस्ट हैं वो ज़्यादा थी। और जब मिलिटेंट ट्रेड यूनियन की प्रोटेस्ट ज़्यादा होंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कंसिडर करके बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करेगी, बहुत सारे लोगों को जेल में डालेगी। और वही देखने को मिला जब ये जो लेफ्टिस्ट लीडर्स हैं, जब इन्होंने इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करने की शुरुआत करी कि आप लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम समझ के और मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस की जो प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करते हो, उसको दबाते हो, जब इसको क्रिटिसाइज़ करने की शुरुआत की गई तो मिनिस्ट्रीज़ ने सेक्शन 144 को यूज़ किया और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करने की शुरुआत करी। लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा, जब लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा तो एक तरीके से मैसेज किया जा रहा है कि जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी वही काम आप कर रहे हो, आप नया क्या कर रहे हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो यही करती थी कि पुलिस को यूज़ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो यही करती थी आर्मी को यूज़ करती थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही करती थी कि किसी न किसी ऐसे लॉ को यूज़ करती थी जिसके थ्रू ये जो यूनियंस हैं, ये जो लोगों की सिविल लिबर्टीज़ हैं, इनको सप्रेस किया जाए, इनको छीना जाए। और वहीं यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो नो डाउट कि मीडिएशन से, आर्बिट्रेशन से, बातचीत से सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन जब बातचीत नहीं बन रही है तो एट द एंड आप भी क्या कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सेक्शन 144 को यूज़ कर रहे हो और लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हो। नेहरू इन सारी अरेस्टों को देख के बहुत दुखी थे, उनको लग रहा था कि यार ये गलत हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पब्लिक में जब भी नेहरू आते थे तो अपने मिनिस्टर्स को, अपनी मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते थे, बिकॉज पंडित नेहरू को ये समझ में आ रहा था कि मिनिस्ट्रीज़ हैं किसकी? कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ हैं। और अगर पंडित नेहरू इन मिनिस्ट्रीज़ को पब्लिक में क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इमेज नीचे किसकी जाएगी? कांग्रेस की इमेज नीचे जाएगी। और नेहरू ये चाहते नहीं थे, बिकॉज अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो नेशनल मूवमेंट हमारा जो है, मास मूवमेंट हमारा जो है, वो कमज़ोर होगा। तो ये जितनी भी अरेस्ट हो रही थी, नेहरू वॉज नॉट इन एग्रीमेंट विद देम, बट पब्लिक में नेहरू मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे। गांधी जी का अपने को पता है कि गांधी जी किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि ये जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियन की प्रोटेस्ट थी, इनको भी गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, गांधी जी ये ज़रूर बोलते थे कि हमें मासेस को पॉलिटिकली एडुकेट करने की ज़रूरत है, हमें उनको बताने की ज़रूरत है
कि भाई सिर्फ ये तरीका नहीं है लड़ाई को लड़ने का, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का, और भी तरीके हो सकते हैं, पीसफुल तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो गांधी जी वायलेंस के फेवर में नहीं थे, लेकिन इस चीज़ के फेवर में थे कि हमें मासेस को पॉलिटिकली एडुकेट करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ना चाहिए। गांधी जी कांग्रेस के लीडर्स को ये अपील करेंगे कि वो कॉलोनियल लॉज को और कॉलोनियल मशीनरी को इन लीडर्स के अगेंस्ट में यूज़ ना करें, कोशिश करें कि कोई शांति के थ्रू रास्ता निकल सकता है तो उस रास्ते को निकालें। मतलब इन जनरल ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि लेबर का वेलफेयर, वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है वो आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल पीस प्रमोट हो, लेकिन उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो एक चीज़ को मिस आउट कर रही हैं। पहले तो कोशिश कर रही हैं कि भाई आर्बिट्रेशन के थ्रू पूरा समाधान निकाला जाए, बहुत सारी कमेटीज़ बनेंगी इस दौर में, 2-3 लॉज आएंगे इस दौर में, उन लॉज के थ्रू, उन कमेटीज़ के थ्रू ये बातचीत भी की जाएगी कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। ये सारा कामकाज करेगी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़। लेकिन जब आर्बिट्रेशन के थ्रू, जब बातचीत के थ्रू सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियन की प्रोटेस्ट हुआ करती थी, इनको मिनिस्ट्रीज़ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कंसिडर करेंगी, और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए सेक्शन 144 को यूज़ करके बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा। और ये जो लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा, ये एक तरीके से वही रास्ता है जिसके अगेंस्ट में हम लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो सप्रेस ही करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो सिविल लिबर्टीज़ को छीनती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो इस सेक्शन 144 को यूज़ करती ही थी। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ भी एट टाइम्स इसी रास्ते को यूज़ करेंगी। नेहरू इससे नाराज़ थे, गांधी इससे नाराज़ थे, लेकिन नेहरू पब्लिक में अपने मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे। गांधी ये बोलेंगे कि देखो ये जो कॉलोनियल लॉज हैं इनको यूज़ मत करो, पॉलिटिकल एजुकेशन को यूज़ करो, मासेस को नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ने की कोशिश करो, ये जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं इनको बातचीत के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो। बिकॉज आप भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रास्ता अपनाओगे तो आप में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। इन जनरल ये डिस्कशन था। अच्छा, सोशल वेलफेयर के लिए क्या रिफॉर्म्स किए गए? जो हरिजन्स की सबसे ख़राब कंडीशन थी उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे कामकाज किए कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ ने। जैसे टेम्पल एंट्री को अलाउ कर दिया गया, पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने की परमिशन दे दी गई, इनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में इनके नंबर को बढ़ाने के लिए कामकाज किया गया। मतलब हरिजन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जो है वो खूब सारे कामकाज करेंगी। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। खादी को प्रमोट किया गया, प्रिजन रिफॉर्म्स किए गए, इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, हमारे यहाँ पे जो हमारी खुद की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रमोट करने के लिए कामकाज किया गया। इनफैक्ट एक कोशिश की गई कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी के थ्रू ओवरऑल प्लानिंग को डेवलप किया जाए। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के अंडर इन 1938। कांग्रेस का एक सेशन होगा 1938 में, हरिपुरा सेशन, गुजरात में होगा। इस हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और ये हुआ था 1938 में। इस हरिपुरा सेशन में डिसाइड किया गया था कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किया जाएगा। ये जो 1938 का हरिपुरा सेशन है और इसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन होगा। और ये जो त्रिपुरी सेशन है ये तो बहुत फेमस है, त्रिपुरी क्राइसिस भी है, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी हो जाएगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपन सिर्फ देख रहे हैं कि प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल किस तरीके से फंक्शन करेगा, कामकाज करेगा। तो ओवरऑल प्लानिंग को डेवलप करने के लिए एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को भी फॉर्म किया गया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब फॉर्म किया गया? 1938 में। इसके अलावा कांग्रेस एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटीज़ भी करेगी, जैसे मास लिटरेसी कैंपेन्स को लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस अपने खुद के कांग्रेस पुलिस स्टेशंस को सेटअप करेगी, अपनी खुद की पंचायत को सेटअप करेगी। कांग्रेस अपनी ग्रीवेंस कमेटी को सेटअप करेगी और इस ग्रीवेंस कमेटी के पास में कोई भी इंसान जा सकता था, बोल सकता था कि हमारी ये समस्या है, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाओ। तो कांग्रेस ग्रीवेंस कमेटीज़ को सेटअप किया जाएगा और स्टेट पीपल मूवमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कांग्रेस कामकाज करेगी। मतलब सोशल वेलफेयर के नाम पे भी कांग्रेस ने बहुत सारे कामकाज किए, लोगों की सिचुएशन को, स्थिति को बेहतर करने के लिए खूब सारे कामकाज किए। अभी तक जितनी भी बातचीत हमने इस चैप्टर में की है
उसमें हमने ये देखा है कि सिविल लिबर्टीज़ के मामले में थोड़ा बहुत गड़बड़ करेगी कांग्रेस। कई सारे सोशलिस्ट लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल सिविल लिबर्टीज़ के मामले में कांग्रेस ने अच्छा काम किया। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स के मामले में हमने देखा था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज वहाँ पे उतनी पावर्स ही नहीं थी। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के पास में लिमिटेड पावर थी। लेबर के प्रति हमने ये देखा कि कांग्रेस का एटीट्यूड तो अच्छा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मिलिटेंट ट्रेड यूनियन के प्रोटेस्ट होते थे तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चली जाती थी जिस रास्ते पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी। सेक्शन 144 को यूज़ करके बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स के मामले में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। अगर ओवरऑल इस रूल को इवेल्युएट करें तो 1939 आते आते ये देखने को मिला था कि कांग्रेस को जो लीडर्स हैं उनमें एक हंगर फॉर पावर आ गई थी। उनका एक ऑफिस के प्रति जुड़ाव हो गया था, अटैचमेंट हो गया था। वही चीज़ जिसके लिए गांधी जी ने वार्न किया था शुरुआत में कि कहीं ऐसा मत करना कि ऑफिसेज आपको इतनी प्यारी हो जाएं कि आप भूल जाओ कि आपका अल्टीमेट गोल इंडिपेंडेंस है, आप भूल जाओ कि हमारा अल्टीमेट गोल इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालना है। एग्जैक्टली यही होगा। और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो इस हंगर फॉर पावर के सर्कल में फंसने लग जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। लेकिन बहुत लंबा रूल था ही नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। जितनी भी लिमिटेड पावर मिली कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ को, उस लिमिटेड पावर में कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ ने, काउंसिल्स ने बहुत अच्छा काम किया लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए। और ये जो रूल है ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इसके थ्रू कई सारे मैसेज डिलीवर हुए। क्या मैसेज डिलीवर हुए? एक तो हमें ये समझ में आ गया कि इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द ओनली वे फॉर रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमें हमारा सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा तभी हम इतने सारे बदलाव कर सकते हैं। सोचो, जब इतनी लिमिटेड पावर थी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के पास में, तब इतने सारे रिफॉर्म्स कर दिए कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने। अगर पूरी पावर हमारे पास में होगी तो हम रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक मैसेज ये गया। दूसरा, कांग्रेस रूल ने ये दिखाया कि हम स्टेट की पावर को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मूवमेंट को मजबूत करने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के गोल को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारा डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऑफिस से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं, जो गांधी जी कहते थे कि यार पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू हमारा गोल फर्दर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसके थोड़ा आगे जाके चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया कांग्रेस रूल ने और दिखाया कि नहीं साहब, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू, काउंसिल के कामकाज के थ्रू भी, स्टेट की पावर को यूज़ करके भी हम अपने मूवमेंट को और मजबूत कर सकते हैं। सोचो, जब इतने सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे तो जो सोसाइटी में इंडियंस बैठे हुए हैं उनमें जोश आएगा। उनको लगेगा कि यार और थोड़ा लड़ाई लड़ें, और थोड़ा मेहनत करें, और थोड़ा कोशिश करें इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालने की, ताकि पूरा सेल्फ गवर्नमेंट हमारा हो और फिर सारी पावर हमारी होगी तो हम अपने हिसाब से अपने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट इन जनरल कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का जो एटीट्यूड था वो क्या था? आर्बिट्रेशन का, वो क्या था? बातचीत का। और इस वजह से मिनिस्ट्रीज वर एबल टू कंट्रोल द कम्युनल राइट्स एज वेल। ब्यूरोक्रेसी का जो मोरल है वो बेहद डाउन चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है, भले ही इंडियन हो और भले ही फॉरेनर्स हों, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हद से ज़्यादा पावरफुल थी। इनसे कोई सवाल पूछने वाला था ही नहीं। सिर्फ अंग्रेज सरकार का जो ऑफिसर होता था उसके सामने जाके सर झुकाना था, बाकी तो सोसाइटी में आके इंडियंस को पीटो, मारो, दबाओ, कुछ भी करो। लेकिन अब ये कांग्रेस के लीडर्स जिनको कल तक ये ब्यूरोक्रेसी मारती थी, पीटती थी, अब वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब ये जो ऑफिसर्स हैं इनको कांग्रेस के लीडर्स बुलाते थे कि भाई ये काम करना है, करो, सोशल वेलफेयर करना ही पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी की जो पावर है उसको कुछ हद तक छीन लिया गया और इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का जो मोरल है वो कुछ हद तक ओवरऑल नीचे आ गया, डाउन हो गया। ब्यूरोक्रेसी को लगा कि यार हमारी पावर को छीना जा रहा है एक तरीके से। ये जो रूल है इट विल हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग मैनी अर्स्टवाइल हॉस्टाइल एलिमेंट्स, जैसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, जैसे बहुत सारे जमींदार जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे, उनको सप्रेस करने में, उनको दबाने में, उनको थोड़ा ठंडा करने में कांग्रेस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? बिकॉज ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनको भी समझ में आ गया था कि भाई साहब टाइम आ रहा है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए इंडिया को।
कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं इनके पास में एक्चुअल पूरी पावर आ जाए। तो अब इन लैंडलॉर्ड्स को भी ये समझ में आ रहा था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड में रह के काम नहीं चलेगा, अब हमें कांग्रेस के साथ भी काम करना पड़ेगा, अब हमें लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों की सरकार बनने की शुरुआत हो गई है। तो ये जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स थे इनको थोड़ा शांत करने में भी कांग्रेस के रूल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड दिस रूल हेल्प्ड व्यू हाउ इंडिया विल लुक आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, अगर हमें आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी के बाद इंडिया कैसा दिखेगा उसका एक थोड़ा सा व्यू डेवलप हो गया लोगों के बीच में। लोगों को अब तक डर क्या था कि भाई इंडियंस को तो एडमिनिस्टर करना आता ही नहीं है। अंग्रेज सरकार क्या बोलती थी कि आपको पता ही नहीं है कैसे एडमिनिस्टर करना है, हमसे सीखो, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन अब इंडियंस में एक बिलीफ डेवलप हो गया कि भाई ये जो बोला जा रहा था हमें कि हमें एडमिनिस्टर करना नहीं आता, वो तो गलत है। हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर किया है। लोगों को ये समझ में आ गया कि कल को अगर हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हमारी सरकार किस तरीके से काम करेगी, हमारा देश किस तरीके का बनेगा। और जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो ओवरऑल एंथुजियाज्म है वो इंक्रीज होगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ हैं ये बहुत लंबे टाइम तक रूल कर नहीं पाएंगी। अक्टूबर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाएगा और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ब खुद पार्टिसिपेट कर लेगी। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करेगी, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज से पूछेगी भी नहीं। और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रिज़ाइन कर देंगी, वो बोलेंगी कि यार रूल हमारा है, हम चुन के आए हैं और हमसे बिना पूछे आप हमारे बिहाफ पे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस प्रोटेस्ट के तौर पे कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो रिज़ाइन कर देंगी इन अक्टूबर 1939। अब तक हमने ये देखा है कि कांग्रेस के रूल में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, बट ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हुई। कई सारी जगह पे अनरेस्ट भी देखने को मिला। और ये अनरेस्ट क्यों देखने को मिला? बिकॉज लोगों की होप्स बहुत ज़्यादा हाई थी। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं तो हमारे लिए काम करेंगी। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद पता चलता है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सत्ता में बैठने के बाद पता चलता है कि आपको सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के साथ में डील करना पड़ता है, उनसे बना के रखना पड़ता है। और जब आप सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के साथ में डील करते हो तो कोई दूसरा सेक्शन नाराज़ हो जाता है। और वही हुआ कांग्रेस के साथ में। जैसे जितनी भी वर्किंग क्लास थी, जितने भी वर्कर्स थे, उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस अगर आई है तो एकदम चीज़ें रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, हमारे वेलफेयर के लिए खूब सारी चीज़ें की जाएंगी। हमने अभी देखा भी कि वर्कर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन सिर्फ वर्कर्स के साथ में बैठ के काम नहीं चलने वाला था कांग्रेस का। अब आप सरकार में हो तो आपको कैपिटलिस्ट से भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज कांग्रेस को ये भी पता था कि अगर हमें डेवलप करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो इन कैपिटलिस्ट लोगों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब कांग्रेस इन कैपिटलिस्ट लोगों के साथ में डील करेगी, बातचीत करेगी, तो जितने भी वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनको लगेगा कि यार हमारा दुश्मन कैपिटलिस्ट जो हमें एक्सप्लॉइट करते आया अब तक, उसके साथ में कांग्रेस डील कर रही है, उससे बातचीत कर रही है कांग्रेस। अब देखो सिचुएशन अलग है, कांग्रेस का इंटेंशन गलत नहीं है। अब कांग्रेस सरकार में बैठी है तो उसको पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि जितने इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट ये कैपिटलिस्ट क्लास भी है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वर्कर्स को ये समझ में नहीं आएगा। वर्कर्स को क्या लगेगा कि कांग्रेस जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास को फेवर कर रही है ओवर अस। और जब ऐसा मैसेज जाएगा तो जो इंडस्ट्रियल मिलिटेंसी है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अनरेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली बॉम्बे में, गुजरात में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बंगाल में। तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखने को मिला बिकॉज ये जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो हमें छोड़ के इस कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ जा रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसी दौर में प्रिंसली स्टेट्स में एक प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुआ था। अब भाई पूरे देश में डिमांड हो रही है कि हमारी चीज़ों को बेहतर किया जाए, हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, हमें सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, हमारी जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है उनको बेहतर किया जाए, हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाए। उसका इम्पैक्ट प्रिंसली स्टेट्स में भी देखने को मिला और प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये जो प्रजामंडल मूवमेंट है इसमें भी यही सारी चीज़ें डिमांड की जा रही थी।
जो भी राजा लोग थे उनको बोला जा रहा था कि भाई आपके यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, हमें हमारी सिविल लिबर्टीज़ चाहिए। राजाओं से लोग अपनी सिविल लिबर्टीज़ मांग रहे थे, राजाओं को लोग चैलेंज कर रहे थे, राजाओं को लोग बोल रहे थे कि भाई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, एजुकेशन को प्रमोट करो। हमें राइट्स देने के लिए तुम क्या कर रहे हो, हमें हमारे राइट्स दो। ये जो अनटचेबिलिटी है इसको रिमूव करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, कामकाज को करो। मतलब अब लोगों ने अपने अपने रियासतों में अपने राजा लोगों को चैलेंज करने की शुरुआत कर दी थी और इसको बुलाया जाता है प्रजामंडल मूवमेंट। और कांग्रेस के सामने डिलेमा ये था कि लोगों के इस प्रजामंडल मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर लोगों के प्रजामंडल मूवमेंट को कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो राजा के अगेंस्ट में जाएगी और अल्टीमेटली पावर किसके पास में है, राजा के पास में है। और अगर नहीं सपोर्ट करेगी तो जो आम आदमी है उसके अगेंस्ट में जाएगी, और आम आदमी के अगेंस्ट में जाएगी तो ओवरऑल जो मैसेज है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो कांग्रेस के लिए ये भी बड़ा एक डिलेमा था कि प्रिंसली स्टेट्स में ये जो प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा है इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाराज़ थी कांग्रेस से, बिकॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि हमें भी पावर में हिस्सा दिया जाए, हमारे साथ मिलकर सरकार चलाई जाए। जबकि मुस्लिम लीग हार गई थी, मुस्लिम लीग को सीट्स मिली नहीं थी। 2-3 प्रोविंसेस ऐसी थी जहाँ पे सीट्स मिली थी मुस्लिम लीग को ठीक ठाक, अदरवाइज मुस्लिम लीग को सीट्स मिली नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक्सपेक्टेशन थी कि कांग्रेस हमारे साथ में पावर शेयर करेगी, और कांग्रेस का क्लियर था कि हमें मेजॉरिटी मिल गई है, हमें आपकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो कांग्रेस पावर को शेयर करेगी नहीं। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये रिएक्शन के तौर पे एक पिरपुर कमेटी को स्टैब्लिश करेगी इन 1938। कौन सी कमेटी? पिरपुर कमेटी। और ये जो पिरपुर कमेटी है इसको काम दिया जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हिसाब से कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने जो भी एट्रोसिटीज़ की हैं अपने शासन के दौरान उनके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करो। ये जो पिरपुर कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और बोलेगी कि कांग्रेस जो है वो रिलीजियस राइट्स के साथ में इंटरफेयर कर रही है, कांग्रेस जो है वो हिंदी को प्रमोट कर रही है और उर्दू को सप्रेस कर रही है, कांग्रेस जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है मुस्लिम्स को, और मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली ऑप्रेस कर रही है, दबा रही है। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अभी भी इस कंट्री को डिवाइड करने में लगी हुई है, लोगों को तोड़ने में लगी हुई है। भाई आपको सीट नहीं मिली है, आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है, तो फिर क्या ज़रूरत है पावर को शेयर करने की? चुपचाप से बैठो, अगले जब इलेक्शंस आएंगे उनमें पार्टिसिपेट करना, जीतना, और फिर जो करना है वो करना। लेकिन यहाँ भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या कर रही है, एक कमेटी बना रही है, पिरपुर कमेटी, और इस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि डिवाइड एंड रूल के लिए एडुकेट प्लेटफॉर्म रखती हैं। और इसके साथ कांग्रेस रूल ने किस तरीके से कामकाज किया प्रोविंसेस में उसकी पूरी बातचीत खत्म हो गई। ये पूरा ही चैप्टर 2 सेशन में खत्म हुआ है, जनरल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना कि इन जनरल एटीट्यूड बढ़िया है, इन जनरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, छोटी मोटी कमियां हैं, उन छोटी मोटी कमियों को भी देख लेना, इसको बाइंड अप करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।